हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये जो टॉपिक है बीबीए और काफी सारी क्लासेस के लिए रेलेवेंट है। तो इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, नीड ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग और वी कुड से व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग और इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ग्रीन अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनका जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। जो लास्ट वीडियो थे उसके अंदर मैंने ग्रीन अकाउंटिंग का मीनिंग काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी। तो इन्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटी अकाउंटिंग है, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। देखो जो इन्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ पे हम इसको ईएफए के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। इसका जो एब्रीवेटेड फॉर्म है, इट डील्स विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। देखो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट और लायबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताते हैं और ये हमें बताती है कि जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस हैं, उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है और उसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है। और ये जो अकाउंटिंग है दैट इज कंसर्न विद द अकाउंटिंग फॉर इन्वायरमेंट ट्रांजैक्शन विच हैव, देखो जो इन्वायरमेंट ट्रांजैक्शन जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ इम्पैक्ट है या वो इम्पैक्ट करने जा रही है। तो इसके अंदर हम जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, लायबिलिटीज को ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बताते हैं। यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ पे जो मेन गोल होता है दैट इज टू प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज। देखो जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज की जाती हैं उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताया जाता है। अब जैसे इन्वायरमेंट रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है तो उनको कंप्लायंस करना पड़ता है, उसके लिए वैसे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं ताकि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना किया जा सके। तो यहाँ पे क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज सच एज द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस विद द इन्वायरमेंट रेगुलेशन और उसी तरह इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी सारी जो होती है क्लियर कट पिक्चर जो है रिपोर्टिंग के अंदर बताई जाती है। उसी तरह सेकेंड जो है दैट इज द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये डिसीजन मेकिंग के साथ होता है। तो यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन दोनों को इंक्लूड करता है। यहाँ पे ये हमें बताता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूजेस क्या है और कितना एक्सपेंस उसके अंदर इन्वॉल्व है और किस तरह से कंपनी जो है एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ये इंटरनल मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करती है और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करती है, कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है जो भी फिजिकल और मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट और परफॉर्मेंस पे इनकर की जाती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। और उसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लिया जा सके। ये हमें बताती है रिसोर्सेज के यूजेस बताती है, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बताती है, कॉस्ट सेविंग्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है ये मैनेजर को बताती है कि जो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन लेती है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो समझाती है। उसी तरह हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको हम ईसीए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर।
ये मेथड है जिसके द्वारा जितनी भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कॉस्ट असाइन की जाती है, उनको एलोकेट की जाती है। यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोडक्टिव है, एक्टिविटीज है जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जो कॉस्ट होती है वो उसको असाइन की जाती है। और यहाँ पे ये हमें जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होती है उनकी ट्रू कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। उसी तरह ये हमें ये भी बताती है कि किस तरह से हम बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि ये नेशनल लेवल अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करती है और इसका जो फोकस होता है ग्रीन कॉस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होता है। तो ये जो इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं उसको नेशनल अकाउंट के साथ जोड़ा जाता है, उसको बताया जाता है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसको हम ELCC के द्वारा एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर भी जो है डिनोट कर सकते हैं। और ये हमें बताती है कि जैसे उसका पूरा लाइफ साइकिल, जहाँ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जो टोटल इन्वायरमेंटल कॉस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, जो उसकी स्टार्टिंग स्टेज से एंडिंग स्टेज तक होती है, उसको हम कंसिडर करते हैं। उसी तरह जो इन्वायरमेंटल लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है, इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाता है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। उसी तरह इन्वायरमेंट एक्सटर्नलिटी अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम एब्रीवेटेड फॉर्म जो है EA के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल कॉस्ट होती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिपिक्ट नहीं होती, जैसे पोल्यूशन है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इको जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, तो जो कि डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो जब हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो होती हैं, एक्सटर्नलिटीज होती हैं, तो कंपनी जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरह से हम इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सस्टेनेबल मतलब जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं, किस तरह से जो एक्सटर्नल इनडायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल जो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जो है उसके कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है उसके कंपोनेंट क्या है। फर्स्ट कंपोनेंट जो है इन्वायरमेंटल है। देखो इसको हम एब्रीवेशन फॉर्म के अंदर ESG की फॉर्म के अंदर जो है बताते हैं। E का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, S का मतलब होता है सोशल और G का मतलब होता है गवर्नेंस। तो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आ जाती है कि जो ग्रीन अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कंपनी जो है किस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लेती है, जिसके अंदर जो डाटा इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से जो कार्बन एमिशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है, रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स किया जाता है, डिजिटल वेस्ट मटेरियल को किस तरह से मैनेज किया जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट्स है उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, लैंड यूज प्लान्स क्या है, और उसी तरह जो क्लाइमेट चेंज से जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, वल्नरेबिलिटी होती है, क्लीन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी जो है उनको इसके अंदर स्टडी किया जाता है। सोशल के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल प्रैक्टिसेस होती है और जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन राइट्स और उसी तरह इक्विटी प्रैक्टिसेस के द्वारा जो होता है, जो लिंक्ड होते हैं, और उनका ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट होता है, जिसके अंदर मेन चीजें हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डाटा सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एक्सेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स कंप्लेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो है दैट इज द गवर्नेंस। इन गवर्नेंस रिपोर्टिंग बिजनेस जो है, जो उनके इंटरनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी रिपोर्ट देता है कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बिजनेस एथिक्स किस तरह से फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस, और कॉर्पोरेट इंस्टेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव पे, बोर्ड डाइवर्सिटी, लॉबिंग रेगुलेशन।
Now we will understand what is the importance and need of the green accounting and sustainable reporting. देखो पहला जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस है। देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो जो भी कंप्लायंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जब ग्रीन अकाउंटिंग और फॉलो करती हैं तो वो उन सारी कंप्लायंस को फॉलो करती हैं ताकि इन्वायरमेंट को जो है नीट एंड क्लीन रखा जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए। उसी तरह इन्हांस्ड डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर क्या होता है कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं वो बताए जाते हैं, ताकि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हमने इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली जो है सस्टेनेबिलिटी जो इन्वायरमेंट है उसको हमने इग्नोर नहीं करना, ताकि डिसीजन जो है इसके अंदर सही हो सके। उसी तरह प्रमोट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो अडॉप्ट की जाए, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। और उसी तरह जब ग्रीन अकाउंटिंग अडॉप्ट होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को यूज करना है, वेस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये कमिटेड होती है उनकी रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है और स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी बढ़ता है, जिससे क्योंकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं, तो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड टैलेंट जो होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ना पसंद करते हैं। उसी तरह रिस्क मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे ये इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म वायबिलिटी बनती रहती है और बिजनेस के अंदर ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती हैं जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो। और उसी तरह कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यहाँ पे देखो जब ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रीन अकाउंटिंग अडॉप्ट करती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, तो जिससे क्या होता है कि इसको ये दूसरों से एज भी प्राप्त होता है और ये मार्केट प्लेस के अंदर भी डिफरेंशिएशन हासिल करती है, जिससे इसका मार्केट शेयर भी इन्हांस होता है और कस्टमर भी इसके साथ जुड़ते हैं तो कस्टमर की लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है। उसी तरह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, देखो जब ये रेगुलेटरी कंप्लायंस करती है और उसकी रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी स्टेप्स लेती है उसको भी रिपोर्ट करती है, तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उससे स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। उसी तरह अलाइनमेंट विद द ग्लोबल गोल्स, तो ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ भी अलाइन करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो कलेक्टिव एफर्ट जो होती है उसको सपोर्ट करती है कि हमने जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और जो फ्यूचर है फ्यूचर जनरेशंस के लिए उसको सस्टेन करना है।